वेलकम बैक। जैसा हमने प्रॉमिस किया था, एज आई प्रॉमिस्ड यू ऑल दैट आई विल प्रोवाइड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रियल नंबर्स, सो आई एम बैक विद दैट। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज़ को प्राइम नंबर्स। टू प्राइम नंबर्स विच हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन हो, यानी वो दोनों नंबर सिर्फ और सिर्फ, मतलब उन दोनों नंबर को अगर हम फैक्टर करें तो उसमें सिर्फ एक ऐसा नंबर वन मतलब मिलेगा जो दोनों को डिवाइड कर सकता हो। उसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो दोनों को डिवाइड कर सके। सिंपली को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, अगर कोई दो नंबर लिए जाएं और उनको सिर्फ वन दोनों के बीच में कॉमन मिले, या यूँ कह सकते हैं कि दोनों नंबर सिर्फ वन से डिवाइड हो सकते हैं। यानी कि वो दोनों नंबर किन्हीं और चीज़ों से डिवाइड हो सकते हैं खुद में, लेकिन वन ऐसा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड कर सकता होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 12 और 13। अब अगर हम 12 को लेते हैं, वैसे तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 12 से तो होगा ही। लेकिन 13 या तो 1 से होगा या 13 से होगा। अच्छा, ये 1 से तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि सारे नंबर यूनिवर्सली 1 से ज़रूर डिवाइड होते हैं। अब 1 एक ऐसा नंबर है जो 13 को भी डिवाइड कर दे रहा है और 12 को भी डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब दोनों को कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो अगर किसी भी दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो तो उनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं यूक्लिड थ्योरम की। For any two positive integers a and b, we can always find two unique integers q and r such that a is equal to bq plus r। अब वैसे तो ये बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ेगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, या पहली बार इसके बारे में सुन रहे हैं तो। अब हम आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स a और b हैं, ऑब्वियस है इसमें से कोई एक थोड़ा बड़ा होगा, एक थोड़ा सा छोटा होगा। तो किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b के लिए हमें हमेशा कोई तीसरा नंबर q और चौथा नंबर r ऐसा ज़रूर मिलता है कि अगर हम उस जो नया नंबर q मिला है उससे b को मल्टीप्लाई करें और उसमें r जोड़ दें तो हमें a की वैल्यू मिल जाती है। यानी कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 13 और एक दूसरा नंबर ले लिया 5। तो ये मान लिया हमारा नंबर है a और ये नंबर हमारा है b। तो किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b के लिए हमेशा एक नंबर q और r मिलता है कि जहाँ पे q से b को मल्टीप्लाई करने पे और उसके बाद r जोड़ देते हैं तो हमें पहला वाला नंबर मिल जाता है। अब ये वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा एक फंडा है। अब इसको अगर हम सिंपली एक बार करके देखते हैं कि जैसे अगर हम छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करें तो हमें मिल जाता है 5 टू ज़ा 10 और यहाँ पे 3 आपका बच गया रिमाइंडर। अब इस केस में ये आपका था b, ये आपका था a, और अब आपको एक नया नंबर मिला है जो कि होगा q और साथ में r। अब अगर हमने बताया कि किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b के लिए हमेशा कोई तीसरा नंबर q और चौथा नंबर r ऐसा मिलता है कि b और q को मल्टीप्लाई करने पर r उसमें जोड़ देने पर हमेशा हमें पहला वाला इंटीजर a मिल जाता है। इसका हम एक बार करके देखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसको। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी b को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू ज़ा 10 प्लस r जो आपका था उसको जोड़ देंगे, यानी 3 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिला? 13। और 13 क्या था? हमारा पहला वाला नंबर a। यानी कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b के लिए कोई दो नंबर्स q और r ऐसे मिलते हैं कि b इंटू क्यू प्लस r जो होता है वो a के बराबर होता है। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है कि r की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होना चाहिए, और r की वैल्यू जो है वो b से छोटी होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए। अब इसके केसेस समझाते हैं।
अगर मान लिया हमने एक नंबर लिया 5 और दूसरा नंबर लिया 10, 5 आपका हो गया B और 10 हो गया A, तो अगर हम 5 से 10 को डिवाइड करें तो 5 2 जार 10 और आपका रिमाइंडर क्या बच गया 0। अब इस केस में 5 इंटू 2 प्लस आर, अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 5 इंटू 2 प्लस 0 तो इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ 10 के, यानी A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस आर, B इंटू क्यू प्लस आर किसके बराबर होगा A यानी 10 के, A के बराबर। अब यहाँ पे R की वैल्यू 0 हो गई, तो हमने अभी भी बताया था कि R 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना, 0 भी हो सकता है बट या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता, यानी माइनस में नहीं हो सकता। अच्छा 0 अगर हो गया, 0 अगर हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने 5 और 10 लिया, 5 और 10 लिया और हमने डिवाइड किया 5 से 10 को, तो 5 2 जार 10 और उस केस में हमें बच गया 0 रिमाइंडर। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी A और B दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए R आपकी वैल्यू जो R की 0 आ रही है, R अगर 0 आ जाए, R आपका यानी रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उस केस में उन दोनों नंबर्स का HCF वो आपका जो B होगा जिससे डिवाइड किया था वो होगा, यानी जिस चीज़ से डिवाइड करेंगे फिर वो आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। अच्छा एक और फार्मूला है, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जो डिवाइडेंट होता है हमेशा डिवाइज़र इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। अब इसको भी ज़रा थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिस चीज़ से डिवाइड किया जाता है डिवाइज़र उसको बोलते हैं, डिवाइज़र, ज़र का मतलब किसी में ER लग जाए, जैसे डूअर तो काम करने वाला, तो करने वाला यानी डिवाइड करने वाला डिवाइज़र। फिर जो मिल रहा है वो कोशिएंट होगा, कोशिएंट, और जो बच रहा है वो होगा रिमेन। रिमेन मीन्स होता है रिमेनिंग पार्ट या रिमेनिंग यानी रिमाइंडर, बचने वाला। और जिस चीज़ को डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइडेंट। क्या होता है डिवाइडेंट। तो अगर हमने कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स A और B लिए थे तो B वहाँ पे डिवाइज़र का काम करता है, A डिवाइडेंट का काम करता है। जो मिलता है वो Q कहलाता है कोशिएंट और जो बचता है R वो कहलाता है रिमाइंडर। तो ये केस हम आपको समझा चुके हैं एक बार। अब बात करते हैं HCF की। HCF मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी किन्हीं भी नंबर्स के बीच में वो बड़ी से बड़ी चीज़ जो दोनों को डिवाइड कर दे उसको हम बोलते हैं, दोनों, जैसे हमने 2 नंबर लिए, 3 नंबर लिए, 4 ले लिए, तो बड़ी से बड़ी चीज़ जो सबको मतलब जितने नंबर हमने लिए हैं सबको डिवाइड कर दे वो होता है HCF। HCF को हम 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक तो यूक्लिड मेथड से और दूसरा हमारा मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम दोनों मेथड्स आपको समझाएंगे विद एग्जाम्पल। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमने अभी अभी आपको यूक्लिड मेथड बताया था कि अगर कोई दो नंबर A और B हैं तो उन दो नंबर्स A और B के लिए हमें दो नंबर Q और R मिल जाते हैं जब हम B से A को डिवाइड करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे आपको एक केस बताया था कि हमने कि जो आपका रिमाइंडर होता है वो या तो 0 होगा या तो कितना होगा B के ही बराबर होगा। ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, अगर रिमाइंडर 0 हो गया हमने बताया तो उन दोनों नंबर्स का जो HCF होगा वो छोटा वाला नंबर जिससे डिवाइड किया गया यानी डिवाइज़र हो जाता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जैसे कि हम ले लेते हैं 6 और साथ में ले लेते हैं 18। अगर हम 6 से 18 को डिवाइड करते हैं तो 6 3 जार 18 और यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 0। डिवाइज़र आपका 6 है, कोशिएंट आपका 3 है, रिमाइंडर आपका 0 है और आपका जो डिवाइडेंट है वो 18 है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 6 इंटू 3 प्लस 0 और किसके बराबर, जो नंबर था उसके बराबर। ये आपका A हो गया, ये आपका जिससे डिवाइड कर रहे थे वो B हो गया, जो मिला वो Q हो गया, जो बचा वो R हो गया। क्योंकि R की वैल्यू 0 है, R की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो जो आपका B होगा यानी जिससे डिवाइड किया है वही आपका HCF हो जाता है। लेकिन अगर ये R 0 ना होता, अब उसका भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 6 और 21, तो 6 से हम 21 को डिवाइड करते हैं, 6 3 जार 18, इस केस में आपके पास 3 बच गया
अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपका रिमाइंडर बचता है फिर उससे हम जिससे पहले डिवाइड किया था यानी b, अब उसको डिवाइड करेंगे, यानी 3 2s are 6। और अब आपका 3 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया और यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच गया। तो हमने कहा था जब डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर 0 बच जाए वही आपका HCF हो जाता है, यानी आपका HCF क्या हो जाएगा, 6 और 21 का 3। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि रिमाइंडर ना मिल जाए 0 हमें। अच्छा, इस बात को और थोड़ा सा अगर हम देखें यूक्लिड मेथड से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको 21 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 0, 6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 3, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और प्लस ये जो बचा हुआ था रिमाइंडर 3। फिर अब हम क्या करेंगे, जो आपका 6 था और जो रिमाइंडर है 3 यानी b और जो r, अब इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो पहले b ले लेते हैं यानी 6, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 3 इंटू 2, यहाँ पे 2 आपका जो होगा, अभी तक जो बचता था उसको हम r बोलते थे, अब जो बचेगा उसको हम r1 बोलेंगे, और जो लिया हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका r था, ये आपका नया कोशिएंट है, और जो बचेगा वो क्या होगा, r1। तो कहने का मतलब अगर किसी दो नंबर्स का हम HCF निकालते हैं यूक्लिड मेथड से, तो पहले उन दोनों नंबर्स का HCF निकालते हैं। अगर आपका रिमाइंडर 0 हो गया तो जिस चीज़ से डिवाइड किया था वही आपका क्या हो गया, HCF हो गया। जैसे कि अगर मान लिया A और B का HCF निकाल रहे थे, हमने यूक्लिड फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया, रिमाइंडर 0 आ गया अगर, तो B जिससे डिवाइड किया वो आपका HCF हो गया। लेकिन अगर ये 0 ना आए तो ये प्रोसेस जैसे हमने आपको समझाया था अभी, यहाँ पे ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा, हमने पहली बार जिससे डिवाइड किया, जिसको किया वो तो हो गया और कुछ रिमाइंडर मिल गया। फिर अब हम क्या करते हैं, रिमाइंडर उठाएंगे और जिससे डिवाइड किया था यानी कि b यानी डिवाइज़र, रिमाइंडर और डिवाइज़र, उन दोनों का फिर से वही प्रोसेस यूक्लिड मेथड में निकालेंगे। बड़ा वाला यानी कि जिससे डिवाइड किया था और जो छोटा वाला है यानी कि रिमाइंडर। अब रिमाइंडर आपका क्या काम करेगा, डिवाइज़र का। अब हमको रिमाइंडर से डिवाइड करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे हमने रिमाइंडर से डिवाइड किया था 3 2s are 6, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर ये अभी भी ना निकल पाता तो फिर से हम आगे बढ़ते और अब की बार जो रिमाइंडर बचा है ये r, और जो अब आता रिमाइंडर यानी r1, इसका यही प्रोसेस फिर HCF निकालते हैं। यानी HCF बार बार चलता रहेगा जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है जिस नंबर पे, तो वही आपका क्या हो जाता है, वही आपका HCF हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने पहले A और B का निकाला HCF और R0 नहीं आया, तो फिर अब हम क्या करेंगे, B और R का HCF निकालेंगे। आ जाएगा अगर B और R का HCF निकाला और R से B पूरा पूरा डिवाइड हो गया, R की वैल्यू 0 आ गई, तो मतलब R आपका रिमाइंडर हो गया, मतलब नया वाला R है ये R1 की वैल्यू 0 आ गई, तो मतलब आपका जिससे हमने डिवाइड अब की बार किया था यानी R, वो आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। लेकिन अगर अभी भी ये ना प्रोसेस ख़त्म होता, अभी भी रिमाइंडर 0 ना आता, तो हम फिर अब की बार जो रिमाइंडर आता उससे इस वाले यानी कि जिससे अब की बार लास्ट में जिससे डिवाइड किया था उसको फिर डिवाइड करते। ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, ठीक है। अब इस पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जब करेंगे तो अब ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर किसी दो नंबर का HCF 1 है तो वो दोनों नंबर कोप्राइम्स होंगे। कोप्राइम्स आपको हम समझा चुके हैं। HCF एक और तरीके से निकाला जा सकता है जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो भी हम आपको समझाएंगे। उससे पहले एक थियरम है, कंपोजिट नंबर अगर कोई हमारे पास दिया गया है तो वो कुछ प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। लेट्स टेक अ नंबर 6, और अगर इस 6 को देखें तो ये 6 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये कई सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है, और इस 6 को हम 2 × 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ये कंपोजिट नंबर जो है वो दो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो यानी जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो कई सारे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो ये एक फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक्स की। अब हम बात करते हैं HCF की। HCF क्या होता है, किसी भी नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर, जितने भी नंबर हैं,
किसी भी नंबर के अगर हमें HCF फाइंड करने हैं किसी भी दो नंबर के, तो जो HCF होता है, HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, कॉमन और फैक्टर तो आपको हम निकालना बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। तो सबसे बड़ी पावर वाली जो कॉमन फैक्टर होगी, हाईएस्ट पावर जो होती हैं उनको हम मतलब हाईएस्ट कॉमन पावर जो होती हैं उनको हम ले लेते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें, लेकिन अगर आप इसको समझने पे जाएंगे तो ये होता हाईएस्ट अगर लगा दिया तो हाईएस्ट कॉमन लेना है, नहीं तो अगर हम देखें तो सबसे छोटी छोटी पावर यानी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है जितने भी कॉमन फैक्टर हैं उनके। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास दो नंबर हैं 21 और 15 और इनको हमें HCF निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब 21 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3 into 7 and 15 can be represented as 3 into 5। अब अगर हम बात करें दोनों जगहों पे देखें तो यहाँ पे एक बार 3 है और यहाँ पे भी एक बार 3 है और 3 दोनों में भी है कॉमन, तो दोनों जगह 3 की एक पावर कॉमन है, तो यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, HCF। अब इसके कुछ बड़े एग्जांपल्स लेते हैं ताकि ये चीज़ें आपको और आसानी से समझ में आ जाएं। जैसे हमने ले लिया 48 और ले लेते हैं 27, 48 एंड 27। अब 48 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 3 और 27 रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 into 3 into 3। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ नहीं है, मतलब ये 2 कॉमन नहीं है, तो इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कॉमन जरूर लेना है, ये कॉमन है ही नहीं तो इसको हटा दिया। अब हम बात करते हैं 3 की, तो 3 दोनों में कॉमन है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि जो कॉमन होगा उसकी स्मॉलेस्ट पावर यानी छोटी पावर लेना है, यानी दोनों जगहों पे जहाँ कम पावर हो कॉमन चीज़ की वो लेनी है। तो इन दोनों जगहों को अगर हम देखते हैं तो छोटी कॉमन 3 है और इसकी कम पावर यहाँ पे है क्योंकि यहाँ एक पावर है और यहाँ पे 3 पावर्स हैं, तो मतलब हमें कम पावर लेना है, यानी इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, 3। बिल्कुल सिंपल सा है। अच्छा, जैसे अगर हम मान लिया होता हमारे पास A² और AB³, तो A² हम रिप्रेजेंट कर सकते थे A into B और AB³ को लिख सकते थे A into B into B into B। अब देखो हमारे पास A भी कॉमन है, दोनों जगहों पे है, और B भी दोनों जगहों पे है, तो अब देखेंगे A की पावर कहाँ कम है, सबसे ऊपर वाले में या नीचे वाले में, तो A की सबसे कम पावर नीचे है, यहाँ पे 1 ही पावर है, तो जितनी कम पावर हो वो ले लेते हैं। B की यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 1 है, तो कम पावर यानी 1, तो B ले लिया, तो यानी A into B, ये आपका क्या हो गया, HCF हो गया इन दोनों का। अच्छा, एक और तरीका भी होता है कि सिर्फ कॉमन चीज़ को ऐसे डिब्बे में भर लो और उसी को उठा लो तो HCF हो जाता है। जैसे ये एक चीज़ कॉमन थी, बस यहाँ पे एक A कॉमन है और एक B कॉमन है, तो A into B ये आपका HCF हो गया। तो ये एक मेथड आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम बात करते हैं LCM की। LCM जो होता है द LCM ऑफ गिवन नंबर्स। अगर मान लिया हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन हैं, दिए गए हैं, गिवन नंबर्स हैं, तो उन दोनों का पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे अभी किया, और वहाँ से हमें बड़ी बड़ी पावर लेनी है। पिछली बार हमने क्या किया था, छोटी छोटी पावर ली थी, अब की बार बड़ी बड़ी पावर्स लेनी है, यानी हमें गिवन नंबर्स की हाईएस्ट पावर लेनी है और उनका प्रोडक्ट करना है। एक और बात, प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे कॉमन की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, जो कॉमन है वो भी लेंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम नंबर, यानी सभी प्राइम नंबर्स जो उस फैक्टर में हैं, प्राइम फैक्टर्स, ईच प्राइम फैक्टर्स यानी सभी प्राइम फैक्टर्स की बड़ी से बड़ी पावर जो उस नंबर के अंदर इन्वॉल्व हैं यानी हैं, उन सभी को लेना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 48 और 27, अभी हमने एग्जांपल लिया था। अब 48 है 2 2 2 और 2 into 3, 27 है 3 3 3 और 3, 27 हो गया। हमने बोला LCM का मतलब वो सारी पावर्स जो दोनों जगहों पे वो सारी चीज़ें जो दोनों जगहों पे इन्वॉल्व हैं
उनकी बड़ी से बड़ी पावर। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ भले नहीं है लेकिन एक जगह तो है, तो उसकी सब हमने बोला कि कॉमन हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, होना चाहिए, यानी कि जो भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं उसके फैक्टर में वो सारे प्राइम फैक्टर्स लेने ही लेने हैं। तो हमने 2 ले लिया और उसकी हाईएस्ट पावर तो यहाँ पे कितनी है 4 पावर। अगर यहाँ पे भी मान लिया एक बार 2 होता तो हमें बड़ी वाली लेनी थी, इस वाले को नहीं लेना। यहाँ पे एक ही है, यहाँ 4 है, तो हमें बड़े वाले यानी 4 वाले को लेना है, इस एक वाले को नहीं लेना। फिलहाल यहाँ पे तो है ही नहीं, तो 4 पावर यानी 2 की पावर 4। फिर 3 यहाँ एक बार, यहाँ 3 बार, तो हमें ज़्यादा बार जहाँ है वहाँ लेना है यानी 3 टाइम्स, तो 3 की पावर 3। और इस केस में हमारा एलसीएम जो हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 3 3 जा 9 2 जा 9 3 जा 27। और इस केस में हमारा 16 7 जा 112 के 2 कैरी आएगा 11 एंड 16 2 जा 32 और 11 43 यानी 432 आपका एलसीएम हो जाएगा। अगर हमारे पास होता a स्क्वायर b स्क्वायर, a क्यूब b स्क्वायर, और इनका हमें निकालना होता एलसीएम, तो हम क्या करते 2 बार a, यानी अगर हम पहले ऐसे एलसीएम डायरेक्टली निकालना चाहते हैं तो बड़ी पावर a की कितनी है 3 और b की बड़ी पावर दोनों जगह सेम ही है तो 2, ये आपका एलसीएम हो गया। लेकिन अगर दूसरा मेथड भी एक है, मतलब दूसरा तरीका है कि सिंपली आप निकालना चाहते हो तो पहले ऐसे ऐसे सबको तोड़ लो। यहाँ पे 3 बार a है, इसको भी तोड़ लो, फिर 2 बार b है, इसको भी तोड़ लो। अब जो चीज़ें कॉमन है पहले उनको पकड़ो दोनों जगह पे, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो और ऐसे कर लो। 2 बार a कॉमन है तो हम क्या करेंगे 2 बार a लिख लेंगे, 2 बार b कॉमन है तो 2 बार b लिख लेंगे। अब देखो ऊपर तो कुछ बचा नहीं लेकिन नीचे एक a बच गया, तो जो बचा है वो भी लिख लेंगे। अब 1 2 और 3 a हो गए और 1 और 2 b हो गए, यानी a क्यूब b स्क्वायर आपका एलसीएम हो गया। तो ये आपका एलसीएम निकालने का तरीका है। अब हम बात करते हैं 2 टॉपिक्स और हैं हमारे। अगर किसी भी 2 नंबर a और b जो हमें पता हों उनका हम HCF और LCM निकालें तो HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वही उन दोनों नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा। अब जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, मान लिया हमारे पास 2 नंबर हैं 48 और 27। 48 को हमने अभी अभी 2 और 3 लिखा था और 27 को लिखा था 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आपका HCF हो गया 3 और LCM निकालने का तरीका बड़ी से बड़ी पावर 2 की यानी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और बड़ी से बड़ी पावर 3 की तो यानी 3 की पावर 3 यानी 27। और अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 432, यानी एलसीएम आपका आ गया 432। मैंने बताया कि किसी भी 2 नंबर्स के HCF और LCM को मल्टीप्लाई अगर करें तो HCF आपका 3 था और LCM 432, तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो जो आएगा वो उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो यानी कि अगर हम 48 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा 27 8 जा 216 के 6 कैरी आएगा 21 और 27 4 जा 108 और 108 में 21 अगर जोड़ेंगे तो 108 एंड 21 129। देखिए सेम चीज़ आ रही है। तो यानी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वही उन दोनों के LCM और HCF को भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा। अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं एक और टॉपिक है आपका कि कोई भी नंबर अगर गिवन है, इस तरह के सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में CBSE में पूछे जाते हैं कि कोई भी अगर आपका डेसिमल एक्सप्रेशन है, जैसे कि दिया गया है 7/25 समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा, और पूछा जाएगा कि ये नंबर जो है, मतलब ये जो आपका एक्सप्रेशन है, अगर इसको हम डेसिमल में चेंज करें, डेसिमल एक्सप्रेशन इसका बनाएं यानी डेसिमल में चेंज करें तो क्या ये टर्मिनेट हो जाएगा या नहीं। टर्मिनेट का मतलब
पूरा पूरा कट जाएगा, डेसिमल में पूरा पूरा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो इसको पता करने के लिए आपका एक फॉर्मूला है, ऊपर वाली चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं होता है, नीचे आपका यानी डिनोमिनेटर में अगर जो भी चीज़ दी गई है उसका फैक्टर करने पे केवल 2 या 5 आता है, 2 या 5 आता है, या तो 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आ जाएं, तो उस केस में वो डेसिमल एक्सप्रेशन जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। और अगर 2 और 5 के अलावा भी कुछ आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होता। ध्यान रखिएगा, या तो 2 आ जाए, जैसे हमने 7/2 लिया, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं 3.5 पूरा टर्मिनेट हो गया, इसके आगे तो जाएगा नहीं, तो मतलब ये टर्मिनेटिंग है। अगर हम ले लेते 7/5, आपकी 5 लिया केवल अकेला, तब भी ये 1.4 डिवाइड हो जाएगा, पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। अगर हम ले लेते हैं 7/2 × 5 यानी 10, तब भी ये क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो लेकिन अगर यहीं पे हम ले लें 7/3, तो 3 से ये डिवाइड करना शुरू करो अगर आप, तो 3 2 जा 6, 1 डेसिमल 0 3 3 जार 9, 1 डेसिमल 0 3 3 जार 9। अब ये लगातार आता रहेगा, कभी टर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो यानी 2 और 5 के अलावा अगर नीचे कुछ और आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होता। एक और केस इसमें आपको समझना है, अकेला 2 होगा तब भी टर्मिनेटिंग होगा, अकेला 5 होगा तब भी टर्मिनेटिंग होगा, दोनों साथ में होंगे तब भी टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा, हम केस ले लेते हैं जैसे 6 दे दिया जाएगा आपका 12। अब हमने कहा था ऊपर से कोई मतलब नहीं है, तो उस केस में 6 हो गया, और नीचे अगर हम फैक्टर करें तो 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4 3 जा 12। अब वैसे तो हम इसको देखें अगर, तो ये क्या होगा कि 12 से अगर हम 6 को डिवाइड करें तो एक तो डेसिमल लगेगा 60 हो जाएगा, और 12 5 जा 60, ये टर्मिनेट हो जा रहा है। फिर आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा था 2 के अलावा कुछ आएगा तो टर्मिनेट नहीं होगा, यहाँ तो 3 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से एक बात को और ध्यान रखना है कि जब हम इस चीज़ को देख रहे होंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो पहले तो हमने नीचे फैक्टर किया, साथ साथ में ये भी देख लेना है कि अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं, यानी कि अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है तो जो एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है उससे वो ऊपर वाली चीज़ कट पा रही है या नहीं। तो जैसे 3 2 जार 6, ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब वो 3 है ही नहीं, बस वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो उस केसेस में आपको क्या करना है, उन नंबर्स को जो एक्स्ट्रा दिए रहेंगे, एक्सेस दिए रहेंगे, उनको पहले हटा देना है, कैंसिल कर देना है, उसके बाद में टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग देखना है। अब एक और बात, हमें एक और चीज़ पता करने के लिए पूछा जाता है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर है मान लिया कोई, तो कितने डिजिट पे टर्मिनेट हो रहा है। तो इस बात का भी आपको हम एक ट्रिक बता देते हैं, जैसे कि अगर दिया गया 7 × 2 की पावर 2 × 5 एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे 2 भी है 5 भी है, तो जो चीज़ जैसे दोनों है तब के लिए ये रूल है, और अकेला होगा तब भी बता देते हैं क्या लगेगा। जैसे 2 है मान लिया, तो दोनों के लिए हमें क्या करना है, जो चीज़ ज़्यादा बार है, जैसे 2 यहाँ ज़्यादा बार है, और जितनी बार है उतनी डिजिट पे डेसिमल लगेगा। 2 बार है तो 2 डिजिट पे, 3 बार है तो 3 डिजिट पे, 4 बार है तो 4 डिजिट पे। अगर मान लिया 5 ना होता, केवल 2 होता, तो जितनी पावर उसकी है उतने डिजिट पे डेसिमल। जैसे अगर 7/5 2 बार होता, तो 5 2 बार है तो 2 डिजिट पे डेसिमल। तो मतलब जो भी नंबर आपका दिया जाएगा 2 और 5 में, नीचे अगर मान लिया दोनों हैं तो जो चीज़ ज़्यादा बार है उसको लेना है, और अगर अकेला है तो जितनी बार वो है उसको लेना है कि उतनी डिजिट पे डेसिमल लगेगा। जैसे एग्जांपल इसको अगर हम चेक करना चाहें 7/25, और 25 से अगर हम 7 को डिवाइड करें तो डेसिमल लगेगा 25 2 जा 50, और 20 बच जाएगा, डेसिमल फिर से यहाँ पे एक डेसिमल और बढ़ जाएगा, और 25 8 जा 200। देखिए 2 डिजिट पे आपका डेसिमल कैंसिल हो गया। हमने बताया था 5 2 बार है तो 2 डिजिट पे कैंसिल हो गया। ऐसे ही अगर 2 2 जा 4 से हम 7 को डिवाइड करें तो 4 1 जार 4 3 डेसिमल 0, 4 7 जार 28, और 2 डेसिमल 4 5 जार 20। देखिए फिर से 2 डिजिट पे डेसिमल कैंसिल हो गया। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट जो है आपका रियल नंबर्स, वो पूरी तरह से कवर हो चुका है। इसके अलावा एक्सेस में कोई एक टॉपिक भी नहीं पूछा जाता है। एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन इस तरह का आता है कि जैसे √2 को इरेशनल प्रूव करना या √3 को इरेशनल प्रूव करना। वो क्वेश्चंस या एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं जो हमें अच्छे दिखेंगे, उस पर एक और वीडियो बनेगा जो कि चैप्टर फर्स्ट पे ही होगा। और उसके बाद फिर चैप्टर फर्स्ट में कुछ भी
आपका बचा नहीं रह जाएगा, यानी पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा। तो अभी आप जो एक्सरसाइज के लिए आपको एक और वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, तब तक आप इन 2 वीडियोज़ को देख सकते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अनलाइक भी कर सकते हैं। बेल आइकन आप दबा दीजिए ताकि आपको चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 के वीडियो जब लोड हों तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हैव अ गुड डे।